स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विद द प्रिंसिपल वर्ब चल रहा है। इसमें कल हमने आपको बताया था कि यदि दो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के एक ही रूप प्रकट हो रहे हैं तो हमें एक ही जगह मेन वर्ब यूज़ करना है, लेकिन यदि दो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के अलग अलग रूप हैं तो दोनों को हमें अलग अलग जगह पर यूज़ करना होगा। और इसके बाद अगला रूल हम देखते हैं, देखिए क्या है, वो भी इसी तरह से है। यदि दो मेन वर्ब्स के साथ किसी ऑक्सिलरी वर्ब का एक ही रूप प्रयोग हो रहा हो, मेन वर्ब दो, ऑक्सिलरी वर्ब का रूप एक ही हो रहा हो प्रयोग, तो उस ऑक्सिलरी को एक बार केवल पहली मेन वर्ब के साथ ही प्रयोग करना पर्याप्त है। माने कोई मेन वर्ब है दो और उन दोनों मेन वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब सेम लग रही है, एक जैसी ही लग रही है, तो हमको एक ही जगह ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, दोनों जगह दोनों मेन वर्ब के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब दो मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब जो आप यूज़ कर रहे हो उसके रूप अलग अलग लगने हैं तो फिर आपको दोनों जगह लगानी पड़ेगी। देखिए अब देखते हैं इसको। जैसे देखिए 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, बहुवचन करता प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, हैव लगाया आपने, एंड 6 हैव, इसको क्या लिखते हैं आप, जैसे 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड तो यहां पर लिखना चाहिए था आपको 6 हैव पास्ड। अब देखिए दो मेन वर्ब हैं हमारी, फेल्ड और पास्ट, ठीक। यहां 10 स्टूडेंट्स हैं, यहां 6 हैं, मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल संख्या में हैव लगता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए आप, जब सेम ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ भी सेम ही है, हैव ही आनी चाहिए थी, तो ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब सेम आ रही हो तो वहाँ पर हमको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब एक जगह लगा देनी है, पहली मेन वर्ब के साथ दूसरी जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इसीलिए यहाँ से हमने इसको 6 हैव पास्ट की जगह पर खाली 6 पास्ट लिख दिया, हैव को हमने गायब कर दिया, ठीक। अब देखिए, लेकिन जब मेन वर्ब के अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब के जब अलग अलग रूप हमको लगाने होते हैं तब उसको हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, ठीक, एंड 1 हैज पास्ड। अब यहाँ पर जो 1 आया तो एक स्टूडेंट की बात हो रही है, तो एक कर्ता के लिए आपको क्या लगाना था, हैज, तो इसलिए हमको हैज लगाना पड़ा। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं 1 से मोर संख्या कर दूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब प्लूरल नंबर जब यहाँ हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको वर्ब रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लूरल होने पर यहाँ पर हमको हैव लगाना पड़ेगा और हैव हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमको हैव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ध्यान रहेगी बात, अगर सेम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रही हो दो मेन वर्ब के साथ तो हमको ऑक्सिलरी सिर्फ एक ही जगह लगानी है, लेकिन जब अलग अलग ऑक्सिलरीज यूज़ हो रही होंगी तो फिर हमें अलग अलग लगानी पड़ेंगी। अगर ऑक्सिलरीज का रूप चेंज हो रहा है तो हमको मेन वर्ब्स में अलग अलग ही उनको लगाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जनरली हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। अब तक जितने भी सेंटेंस आपने पढ़े हैं तो सब्जेक्ट के बाद ही ऑक्सिलरी वर्ब लगाई जाती है। जैसे ही हैज़ गोन टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, मोहन इज़ प्लेइंग विद कार्ड्स, तो ये देखिए सब में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लग रही है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिन कंडीशंस में हमको ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले लगानी पड़ती हैं। नंबर 1 है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही लगती है, आप जानते हैं इस बात को। हैज़, ही, तो ही आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम इंटरोगेटिव में पहले सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं किसी कंडीशन को व्यक्त करते समय। जैसे कंडीशन भी अगर कोई व्यक्त कर रहे हैं आप तो भी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगा सकते हैं। जैसे वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ कंडीशन है कि काश यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ये कंडीशन हो गई, तो इस कंडीशन में भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ही लगाया है, ठीक। और तीसरी बात है, यदि वाक्य की शुरुआत में कोई नेगेटिव शब्द हो, जैसे नो सूनर, हार्डली, बेयरली, स्केसली,
इन जैसी एडवर्ब्स का जो प्रयोग हो रहा हो एम्फेसिस देने के लिए, तो इस कंडीशन में भी हमको ऑक्सिलरी वर्ब को, माने जिसको आप सहायक क्रिया बोलते हो, उसे हमको सब्जेक्ट से पहले ही लगाना होता है। जैसे नो सूनर डिड द टीचर, ये सब्जेक्ट है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो पहले आई, क्योंकि इसमें नो सूनर जो वर्ड यूज हो रहा है नेगेटिव शब्द एम्फेसिस देने के लिए। ऐसे ही हार्डली हैड आई, तो आई सब्जेक्ट है और हैड आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, पहले आई। तो इन कंडीशंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले लगानी है। और एक और है, यदि नाइदर अथवा नॉर का प्रयोग एम्फेसिस देने के लिए हो रहा हो, मतलब किसी बात पे जोर डालने के लिए नाइदर नॉर का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमको हेल्पिंग वर्ब पहले ही या ऑक्सिलरी वर्ब पहले ही लगानी होती है। जैसे इन नाइदर केस कैन आई एग्री, इसका मतलब है आई कैन एग्री। तो नाइदर मतलब किसी भी केस में क्या मैं एग्री हो सकता हूं, ये पूछ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस एम्फेसिस दे रहा है ये, तो आई से पहले वर्ब लग रही है। देखिए द डॉग कैन नॉट स्विम, कुत्ता तैर नहीं सकता, नॉर कैन द कैट, और ना ही बिल्ली, ये जोर देने के लिए बात कही जा रही है, इसलिए कैन है ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब और ये कैट है आपका सब्जेक्ट उससे पहले लगी है। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया है। अब हम वर्ब में अगली चीज पढ़ेंगे, मूड्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मूड्स ऑफ द वर्ब। मूड जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोडस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका, वो मैनर है। तो उस मैनर के आधार पर हम वर्ब को जो है डिसाइड करेंगे कि ये वर्ब कहाँ कौन सा काम कर रही है, और उस काम के हिसाब से वर्ब के मूड के हिसाब से वर्ब डिसाइड हो रही है कि कौन सी वर्ब किस मूड में आएगी। तो इंग्लिश में वर्ब के लिए 3 मूड्स बताए गए हैं। तो देखते हैं। मूड शब्द लैटिन भाषा के मोडस माने मैनर से उत्पन्न हुआ है। किसी वर्ब के एक्शन को जिन विभिन्न मूड्स या मैनर्स में व्यक्त किया जाता है उन्हें कहते हैं वर्ब के मूड्स। तो इंग्लिश में वर्ब के 3 मूड होते हैं। नंबर 1 इंडिकेटिव मूड। तो इंडिकेटिव मूड देख लेंगे हम, और इंपेरेटिव मूड होता है और सब्जंक्टिव मूड होता है। 3 मूड होते हैं, कौन कौन से? इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव। तो आइए आज पढ़ते हैं हम इंडिकेटिव मूड। जब कोई वर्ब किसी फैक्ट को बयान करे अर्थात स्टेटमेंट व्यक्त करे तो वह इंडिकेटिव मूड में होती है। फैक्ट माने तथ्य, कोई फैक्ट है, उस फैक्ट के बारे में जब बात होती है, उस फैक्ट को स्टेट जब किया जाता है या स्टेटमेंट यानी कथन की जब बात होती है तो वो हमारा इंडिकेटिव मूड में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि फैक्ट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, फैक्ट आपका एफर्मेटिव भी हो सकता है। तो उस फैक्ट को स्टेट करने वाली जो पोजीशन होती है उसमें वर्ब आपकी इंडिकेटिव मूड में होती है। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, एक फैक्ट है। तो इस फैक्ट को हमने एज्यूम कर लिया। तो इस कंडीशन में इंडिकेटिव मूड, द चाइल्ड इज नॉट अलाइव, बालक जिंदा जीवित नहीं है। तो इसमें नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्ट हैं। फैक्ट कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिए। तो फैक्ट और स्टेटमेंट को व्यक्त करने के लिए भी हम इंडिकेटिव मूड में डालते हैं वर्ब को। जब वर्ब फैक्ट को या स्टेटमेंट को शो करती है तो वो इंडिकेटिव मूड में होती है। दूसरा, ये इंडिकेटिव मूड में जब वर्ब होती है तो वो काम करती है क्वेश्चन करने का। जब कोई वर्ब प्रश्न पूछने का कार्य करे तो भी वह इंडिकेटिव मूड में ही होती है। जैसे हैव यू फाउंड योर बुक, क्या तुम्हें तुम्हारी पुस्तक मिल गई है? या आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो, कुशल हो? तो ये जो वर्ब है हैव या आर, यहाँ पर जो आप वर्ब देखेंगे हैव या आर, ये क्या कर रही है? क्वेश्चन पूछने का काम कर रही है। वर्ब शुरू में लग के आ रही है तो क्वेश्चन पूछ रही है। इसको अगर बाद में लिख दोगे यू हैव फाउंड योर बुक, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका इंडिकेटिव मूड में फिर भी होगा, क्योंकि ये फैक्ट बन जाएगा फिर। तो चाहे तो फैक्ट को स्टेट करे या क्वेश्चन करे, दोनों ही कंडीशन में वर्ब आपकी इंडिकेटिव मूड में होती है। तीसरी बात है ऐसे सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब होता है एज्यूम कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना। ऐसे सपोजिशन को जिसे फैक्ट के रूप में स्वीकार किया जा रहा हो, कोई ऐसी बात हो जिसे हम फैक्ट मान रहे हों,
उसे व्यक्त करने वाली वर्ब भी इंडिकेटिव मूड में ही मानी जाती है। माने किसी भी सपोजिशन को एज्यूम कर लेंगे आप फैक्ट की तरह, तो उस कंडीशन को भी आप इंडिकेटिव मूड में ही रखेंगे। जैसे देखिए, इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। यदि बारिश होती है तो मैं घर पर रहूंगा। तो एज्यूमिंग एज ए फैक्ट, ये फैक्ट मान लिया गया दैट इट विल रेन, कि बारिश होगी। तो इस बारिश होने को क्या माना, फैक्ट माना। अगर ये हुआ तो वो घर पर रहेगा। तो जब भी कोई, मतलब हो नहीं रही है बारिश, एट प्रेजेंट बारिश नहीं है, बट ये इस फैक्ट को एज्यूम कर रहा है कि बारिश होगी, तो मैं घर रहूंगा। ठीक है कि नहीं। तो जब हम किसी भी सपोजिशन को एज ए फैक्ट कंसीडर कर लेते हैं, एज ए फैक्ट एज्यूम कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को भी हम इंडिकेटिव मूड में रखते हैं। तो इस तरह से इंडिकेटिव मूड भी आपका 3 बातों को व्यक्त करता है। उन 3 बातों को यहाँ पर मैंने सम अप करने की कोशिश की है। अतः ऐसी वर्ब जो किसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पहली बात, क्वेश्चन, दूसरी बात प्रश्न करने का काम करे, या ऐसा सपोजिशन जिसे फैक्ट मान लिया जाए, कैसा सपोजिशन जिसे फैक्ट मान लिया जाए, को व्यक्त करती हो, तो वह इंडिकेटिव मूड में होती है। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा इंडिकेटिव मूड, और वर्ब के 2 मूड और बाकी हैं अभी, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव मूड। उन्हें हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।